डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे दैट आज का वीडियो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में कवर कर लेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं फ्रॉम आवर चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, अपना कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और तैयार हो जाइए सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में समझने के लिए जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं हमारे चैप्टर 1 से। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस की। केमिकल रिएक्शन के जितने भी टाइप्स हैं वो पढ़ने से पहले हमें ये तो पता हो दैट केमिकल रिएक्शन होता क्या है, दैट व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। और आपको पता है दैट जो अभी एग्जाम हुए हैं, तो 2024 का सीबीएसई एग्जाम था, वहां पे भी 5 नंबर के क्वेश्चन में एक पार्ट यही था, यही क्वेश्चन था वहां पे लिखा हुआ, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करके कुछ नया बना दें। जब हमारे पास कोई नया सब्सटेंस, कोई नया प्रोडक्ट बन जाए, किन्हीं दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को यूज करते हुए, ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ओके, अब हमारे चैप्टर 1 में केमिकल रिएक्शन की 5 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। और ये 5 के 5 रिएक्शन हम लोग इसी एक वीडियो में निकाल देंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कॉम्बिनेशन एंड डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। हम लोगों ने ये दोनों ही रिएक्शन साइड बाय साइड समझने हैं। यहाँ से आपको रिएक्शन समझ भी आ जाएंगे, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना कि ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो इन दो रिएक्शंस में, तो वो डिफरेंशिएट करना भी आपके बाएं हाथ का खेल होगा। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन बोलते ही हमारे दिमाग में क्या वर्ड आता है? हमारे दिमाग में आता है कंबाइन। कंबाइन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। कंबाइन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो अगर हमारे पास कोई दो रिएक्टेंट्स हैं, जैसे हमारे पास है रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी, और अगर ये दोनों ज्वाइन हो जाएं, ज्वाइन होके हमारे लिए क्या बना दे? ए बी, तब हम क्या कहेंगे कि ये हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारे पास क्या रहता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में वी कैन हैव 2 और मोर रिएक्टेंट्स, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, लेकिन हमें केवल और केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। वी आर गोइंग टू गेट अ सिंगल प्रोडक्ट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन याद रखेंगे। इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 or more substances combine to form a single product। और एक बात याद रखनी है that जो combination reactions है, combination reactions are exothermic in nature। They are exothermic in नेचर। इनका रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक रहता है। एक्सोथर्मिक मतलब जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा उनमें से एनर्जी रिलीज होगी। ड्यूरिंग दीज रिएक्शंस एनर्जी विल बी रिलीज। इनके दौरान एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। अब इसका ऑपोजिट क्या हो गया? इसका ऑपोजिट हो गया हमारा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन, डीकम्पोज, यहाँ किस वर्ड से आया ये? डीकम्पोज। डीकम्पोज का मतलब क्या होता है? टूटना, स्प्लिट होना। तो ये दोनों ही कॉम्बिनेशन और डीकॉम्पोजिशन, ये दोनों ही जो रिएक्शन है, ये दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट रिएक्शन है। यहाँ पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, और यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट हमें दो या दो से ज्यादा क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो डीकम्पोज हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोज हो रहा है इनटू मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ये पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि अगर हमारा एक्सोथर्मिक है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ये जो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होगा ये होगा एंडोथर्मिक इन नेचर। मतलब इनके दौरान जो एनर्जी है
एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। ये फर्क है दोनों में। अब अगर हम लोगों ने करनी हो इनकी एक एक एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, कॉम्बिनेशन पे आ जाइए। बड़ी अच्छी एग्जांपल बुक में एक्टिविटी गिवन है कि अगर आप CaO दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, जिन बच्चों को भी पता है, जिन्हें नहीं पता है वो सुन ले, इट इज क्विकलाइम। याद रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विकलाइम। अगर इसमें हम लोग ऐड कर दें वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ जो रिएक्शन है ये हमें प्रोवाइड करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, एंड इट इज कॉल्ड एज स्लेक्ट लाइम। तो अगर क्विक लाइम में हम लोग वाटर ऐड करते हैं, हमें मिला स्लेक लाइम। हमने दो चीजें ली, एक कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा वाटर, दोनों ने कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट हमें बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज स्लेक लाइम। इसी तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, लाइक मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आप समझ गए हैं। अब हमारे पास बात करते हैं डीकॉम्पोजिशन की। डीकॉम्पोजिशन की एग्जाम्पल भी करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल करते 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 हम लोग इसकी डिफरेंट टाइप्स भी कर लेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। The types of decomposition reaction are very important. अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, दैट जो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का नेचर क्या है हमारे पास, थर्मिक, एंडोथर्मिक नेचर है। एंडोथर्मिक नेचर है मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। अब एनर्जी किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही है ये डिसाइड करेगा भी उसकी जो टाइप है वो कौन सी होगी। देखो हमारे पास एक सिंगल रिएक्टेंट है AB, उसने क्या किया, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और किसमें कन्वर्ट हो गया, A और B में। अब ये एनर्जी जो इसने एब्जॉर्ब करी है, ये कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब करी है वो डिफाइन करेगा कि ये डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन की कौन सी टाइप है। अगर तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई है वो है हीट, इफ द एनर्जी एब्जॉर्ब इज हीट, अगर हीट की वजह से डीकॉम्पोजिशन हो रही है तो उसे बोलते हैं थर्मल डीकॉम्पोजिशन। अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डीकॉम्पोजिशन हो रही है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन। अगर लाइट या सनलाइट कह लो, अगर लाइट या सनलाइट की वजह से डीकॉम्पोजिशन हो रही है तो उसे बोलते हैं फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन। तो यहाँ पे डीकॉम्पोजिशन की हमारे पास तीन टाइप्स हो गई, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक एंड फोटोलिटिक। थर्मल की एग्जांपल करेंगे कि अगर आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अगर हम लोग इसे हीट करते हैं, हीट का जो सिंबल है वो इस तरह से ट्रायंगल रहता है डेल्टा, अगर हम इसे हीट करते हैं तो हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड। एक ये रिएक्शन हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर हमारे पास हो लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, अगर हम लोग इसे हीट करते हैं हमें मिलेगा लेड ऑक्साइड अलॉन्ग विद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। खास बात क्या है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनके कलर, लेड नाइट्रेट का कलर है व्हाइट, लेड ऑक्साइड का कलर है येलो, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये एक गैस है और इसका कलर क्या है, ब्राउन। ये चीज आपने जरूर याद रखनी है, ये कलर्स जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी एग्जाम्पल जो है वो है फेरस सल्फेट, यानी कि FeSO4 की हीटिंग। FeSO4 को हीट करेंगे तो हमें मिलेगा Fe2O3 along with the evolution of two gases, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर
ट्राइऑक्साइड। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड है, इनकी वजह से सफोकेटिंग स्मेल जो है वो पैदा होती है, जिसकी वजह से सांस बंद होती है। सांस बंद कर देने वाली स्मेल जो है यहाँ से पैदा होगी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन की। इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन में हमारे पास एग्जांपल है वाटर की। वाटर के थ्रू अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमें दो गैसेस मिलती हैं, एक हाइड्रोजन गैस और साथ में मिलती है ऑक्सीजन गैस। बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, 2H2O will give you 2H2 plus O2। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस हमें किस रेशो में मिल रही है? इन द रेशो ऑफ 2:1। मतलब जो हाइड्रोजन की क्वांटिटी बनेगी इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन के दौरान वो डबल होगी एज कंपेयर टू द क्वांटिटी ऑफ द ऑक्सीजन। और ये चीज हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से बता सकते हैं, और ये भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद आप याद रखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन के दौरान जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमें मिलती है कैथोड पर, और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस हमें मिलती है एनोड पर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है दैट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन ऑफ वाटर व्हिच गैस इज ऑब्टेन्ड एट एनोड एंड व्हिच गैस इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड। कैथोड पे क्या मिला? हाइड्रोजन, एनोड पे क्या मिला? ऑक्सीजन। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन। फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन में हमारे पास एग्जांपल है AgCl और AgBr की। अगर AgCl को हम लोग सनलाइट में एक्सपोज कर दें या AgBr को हम लोग सनलाइट में एक्सपोज कर दें, ये ब्रेक हो जाएंगे इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। इनसे हमें मिलेगा Ag+Cl2 और इसके केस में मिलेगा हमें Ag+Br2। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। और क्योंकि ये जो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड जो है सनलाइट में एक्सपोज होने पर ये डीकम्पोज हो जाते हैं, इसलिए सिल्वर क्लोराइड हो गया या सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, दे आर केप्ट इन डार्क कलर्ड बॉटल्स। इन्हें डार्क कलर्ड बॉटल्स, काले रंग की बॉटल हो गई, ब्राउन कलर की बॉटल हो गई, ऐसी बॉटल्स में इन्हें स्टोर करके रखा जाता है सो दैट इनका जो एक्सपोजर है वो सनलाइट में ना हो। और क्या याद रखना है दैट दीज टू AgCl एंड AgBr दे बोथ आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज होते हैं, ये बात भी आपने याद रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स और इनके रिएक्शन और सबकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी है। वीडियो को पॉज करके आप इनका जो स्क्रीनशॉट है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बड़े ही आराम से। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या करना? डिस्प्लेस करना। कौन डिस्प्लेस करेगा भाई? किसको डिस्प्लेस करेगा? जो ज्यादा ताकतवर है वो अपने से कम ताकत वाले को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। और यही चीज रहती है रिएक्शंस में, दैट द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब क्वेश्चन तो ये है, क्या एलिमेंट्स में भी ऐसा होता है कि ज्यादा ताकतवर है और कोई कम ताकतवर है? हाँ, बिल्कुल होता है। अब आप बोलेंगे मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है? तो इसका आंसर है एक्टिविटी सीरीज। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज हमें बताती है कि कौन चीज ज्यादा ताकतवर होगी और कौन चीज जो है वो कम ताकतवर होगी। अब मैं एक्टिविटी सीरीज जरा आपको बता दूं क्या है। एक्टिविटी सीरीज कुछ नहीं है, सिंपली एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट किसकी है? ये अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स की अरेंजमेंट इस तरह से की गई है कि अगर हम लोग टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेंगे तो ये जो रिएक्टिविटी है ये कम होती जाएगी, डिक्रीजेस।
रिएक्टिविटी कम होगी। मतलब जो पोटेशियम है, पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव है, और जो गोल्ड है, गोल्ड के बाद आप प्लैटिनम भी लिख सकते हैं। ये जो प्लैटिनम है ये गोल्ड से भी नीचे लाई करता है, तो ये क्या होगा, ये लीस्ट रिएक्टिव होगा, ये सबसे कम रिएक्टिव होगा। एलिमेंट्स का अरेंजमेंट कैसे है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। अब आप बोलोगे मैम क्या ये सीरीज को हमने ऐसे ही याद करना है, क्या ये एलिमेंट्स को हमें सीक्वेंस में याद करना है, हम लोग कैसे याद करेंगे? तो इसका हल भी हमारे पास है। हम एक मेमोनिक की हेल्प से, एक ट्रिक की हेल्प से हम लोग इसे याद रख लेंगे। आपको ये ट्रिक, आपको ये मेमोनिक याद रखना है बस। मेमोनिक क्या है हमारे पास? द मेमोनिक इज Please stop calling me a careless zebra. Instead, try learning how copper saves gold. और साथ में आप लगा सकते हैं प्लैटिनम। ये प्लैटिनम और गोल्ड को कैसे सेव करता है? Please stop calling me a careless zebra. Instead, try learning how copper saves gold and platinum. तो please किसे represent कर रहा है? पोटेशियम। S स्टॉप से सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। एंड दैट्स इट। आपने जब ये मेमोनिक लर्न कर लिया, आपको ये एक्टिविटी सीरीज कभी भी टफ लगने ही वाली नहीं है। अब इस एक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे समझिए डिस्प्लेसमेंट, इसके बेसिस पे समझिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे मान लो मेरे पास है कॉपर सल्फेट CuSO4 और हमने इसमें ऐड क्या कर दिया? आयरन। हमने क्या ऐड कर दिया? आयरन। हम इन्हें लोकेट कर लेते हैं। ये रहा मेरे पास कॉपर और ये रहा मेरे पास आयरन। एक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर लाई करता है वो मोर रिएक्टिव होता है, और जो एक्टिविटी सीरीज में नीचे लाई करता है वो लेस रिएक्टिव होता है। तो यहां से हमें समझ में आया दैट जो आयरन है ये मोर रिएक्टिव है और ये कॉपर जो है ये लेस रिएक्टिव है। तो इसलिए ये आयरन क्या करेगा? ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, उसे उसकी जगह से हटा देगा। तो SO4 अपनी जगह पे, अब ये आयरन क्या करेगा? कॉपर को यहां से हटा देगा और इसकी जगह पे खुद आ जाएगा। तो CuSO4 की जगह हमें क्या मिल गया? FeSO4, और इसने कॉपर को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस दी लेस रिएक्टिव एलिमेंट। यही है हमारे पास। अब ये मैं आपको एक यहाँ पे मैंने ये एक आपके लिए डायग्राम रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आ जाता है। तो आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे? व्हाट यू विल ऑब्जर्व व्हेन आयरन नील, एक आयरन नील को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है। तो यहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो कॉपर सल्फेट है इसका कलर रहता है ब्लू। इसका ब्लू कलर धीरे धीरे किसमें चेंज हो जाएगा? इनटू लाइट ग्रीन। तो पहली ऑब्जर्वेशन तो हो गई ये। अब आपकी दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है? आप देख सकते हो कि जो आयरन नील है पहले बिल्कुल साफ सुथरी है, लेकिन अब इसके ऊपर क्या हो गया है? इसके ऊपर एक ब्राउन कोटिंग आ गई है। ये ब्राउन कोटिंग किसकी है? कॉपर की। ये जो कॉपर है इसके ऊपर डिपॉजिट हो चुका है। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या आ गया? देयर इज ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कॉपर ओवर आयरन नील, कि आयरन नील के ऊपर यहाँ पे ब्राउन सा डिपॉजिट है किसका? कॉपर का। तो भाई ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह से अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और भी सिंपल है। देयर इज सिंपली एक्सचेंज ऑफ आयंस। मतलब अगर मेरे पास AB है और इसका रिएक्शन CD के साथ होगा, A मान लिया पॉजिटिव, B नेगेटिव, C पॉजिटिव, D नेगेटिव, इन्होंने आयंस एक्सचेंज करने हैं। B नेगेटिव की जगह आ जाएगा D नेगेटिव और ये क्या करेंगे? अपनी प्लेसेस को स्विच कर लेंगे। AB की जगह हमें मिल जाएगा AD और CD की जगह हमें मिल जाएगा C।
बी, मतलब आयंस ने क्या किया, आयंस ने अपनी प्लेस जो है, इन्होंने अपनी प्लेस को स्विच कर लिया, बदल लिया। अब देखो यहाँ पे आपको जो मैंने एग्जांपल देनी है, इट इज एग्जांपल ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड क्या रहता है, BaCl2। ऐड क्या करेंगे इसमें, सोडियम सल्फेट, Na2SO4। होगा क्या, बेरियम का हमें मिलेगा सल्फेट, बेरियम का क्या बन जाएगा, सल्फेट, BaSO4। और सोडियम किस फॉर्म में आ जाएगा, क्लोराइड फॉर्म में, और हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड NaCl। ये जो बेरियम क्लोराइड है ये घुलता नहीं है, इट इज अ इनसॉल्युबल सब्सटेंस। बेरियम क्लोराइड इज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस, और इसके वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है उसे प्रेसिपिटेट बोलते हैं। बेरियम सल्फेट के क्या बन जाएंगे, वाइट प्रेसिपिटेट। ये अच्छे से डिसॉल्व नहीं होगा, ये वाइट वाइट सब्सटेंस हमें ऐसे ही अलग से दिखाई देगा। और जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं उन्हें डाउनवर्ड एरो के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमें प्रेसिपिटेट मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, बेरियम सल्फेट के। अब ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये भी रहता है दो तरह का। एक प्रेसिपिटेशन जो हम अभी पढ़ के आए हैं, दैट इसमें प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं। जिस रिएक्शन के दौरान प्रेसिपिटेट्स बने उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और दूसरी टाइप जो है डबल डिस्प्लेसमेंट की वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर हम लोग एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट अलोंग विद वाटर। हमें क्या मिलता है, सॉल्ट अलोंग विद वाटर। मान लो आपके पास है HCl, आपने इसका रिएक्शन करवाया किसी बेस NaOH के साथ, आपको सॉल्ट क्या मिलेगा, NaCl। यू गेट NaCl एज सॉल्ट, और साथ में H और OH ने क्या बना दिया, वाटर, दैट इज H2O। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, सिंपली आयंस एक्सचेंज हो गए। Cl नेगेटिव की जगह कौन आ गया, OH नेगेटिव, और OH नेगेटिव की जगह कौन चला गया, Cl नेगेटिव। अगर इस तरह से आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसी का एक टाइप है। 4 रिएक्शन हम लोगों ने कर लिए, सिर्फ एक रिएक्शन बचता है हमारा, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, देखो रेडॉक्स जो है ये 2 वर्ड से बना है। रेड is reduction, it is representing or referring to reduction, and ox is representing to oxidation। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही हो, साइमल्टेनियसली हो, इकट्ठी हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या है, इसके हैं हमारे पास 3 कंसेप्ट, ऑक्सीजन कंसेप्ट, हाइड्रोजन कंसेप्ट एंड इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। देखो ऑक्सीडेशन बोलते ही हमारे दिमाग में कौन सा एलिमेंट आता है, ऑक्सीजन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन। दोनों ऑपोजिट चलेंगे। इसी तरह से लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, रिडक्शन। अब अगर गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इट इज रिडक्शन, एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। नाउ इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट, loss of electron is oxidation and gain of electron is reduction। इसे आप लोग याद रख सकते हो from the term LEO, मतलब loss इलेक्ट्रॉन्स का, loss of electron इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। इसका ऑपोजिट कर दो gain of electron, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। एग्जाम्पल से समझो, अगर आपके पास है अगर आपके पास है जिंक ऑक्साइड, आप इसमें ऐड कर रहे हो कार्बन, तो ये आपको देगा जिंक अलोंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड से क्या बन गया, जिंक। पहले ऑक्सीजन है, बाद में ऑक्सीजन नहीं है, सो देयर इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, रिडक्शन। कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है, बट आफ्टर रिएक्शन इसके पास ऑक्सीजन है, so there is gain of
ऑक्सीजन, और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीडेशन। अब देखो एक ही रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे? एक रिडॉक्स रिएक्शन। इसलिए हम इसे क्या बोल देंगे? एक रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये देखिए इसी तरह से हम लोगों ने 20 मिनट में कवर कर लिए हैं सभी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसी तरह की इसी चैप्टर से रिलेटेड और बाकी चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं वो आने वाले समय में आती ही रहेंगी। तो यहाँ पे अगर आप समझना चाहते हैं बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे समय में, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपना फर्ज निभाती रहूंगी, आपके लिए वीडियोस लाती रहूंगी, लेकिन आप भी अपना फर्ज निभाना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमें बहुत ही जल्दी 30K का जो मार्क है उसे कवर करना है।